नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, BYD की एटो 3। अब ये कार इंपॉर्टेंट बहुत सारे कारणों से है। सबसे पहली बात ये कि BYD जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है। और यही नहीं, ये उन अकेले कार मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जो कि एंड टू एंड जो पूरी गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स लगते हैं, जो जो रिसोर्स लगते हैं, वो बिना किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के बना सकते हैं। सिलिकॉन की माइनिंग से लेकर के गाड़ी बनने के बाद उसके रिसाइकल होने तक सब कुछ ये लोग खुद करते हैं। इनकी प्रॉप्रिएटरी टेक्नोलॉजीज़ हैं और इस मामले में ये लोग बहुत ही परिपूर्ण हैं। इन लोगों का E6 MPV पहले लॉन्च हो गया था और ये एटो 3 जो SUV जिसे ये लोग कह रहे हैं, ये अभी लॉन्च हुआ है। इसकी कीमत है 34 लाख रुपीज़ और सबसे ज़्यादा रेंज के साथ, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ और ADAS लेवल 2 सिस्टम के साथ ये गाड़ी फीचर्स से भरी हुई है। ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले किसी गाड़ी में शायद नहीं देखी होंगी, खासतौर पर इंटीरियर की डिज़ाइन और कुछ फीचर्स। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए सबसे पहले इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं। और इसका स्टाइल अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि देखने में बहुत ज़्यादा मस्कुलर या सॉलिड नहीं लगता है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है। बॉनेट बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, हालांकि BYD इसे SUV बोल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SUV बन के सामने नहीं आता है। लेकिन इसकी डिज़ाइन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, देखने में काफ़ी अच्छा ज़रूर लगता है। अब कुछ खास बातें अगर हम लोग बात करें तो ये जो ग्रिल है ये पूरी तरह से सैटिन क्रोम में है। BYD की ब्रांडिंग है यहाँ पे। BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। और यहाँ पर जो हेडलाइट है ये पूरी तरह से LED है, LED प्रोजेक्टर्स हैं। अंदर आपको ब्लू हाइलाइट्स भी मिलेंगे। और इस गाड़ी का जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है ये ड्रैगन से इंस्पिरेशन लिए हुए है। ये हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं लाइट्स। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है और मैंने आपको बताया लेवल 2 ADAS मिलता है। तो यहाँ पे अंदर रेडार फंक्शन भी मिलता है। जो 4 एयर वेंट्स यानी नकली एयर वेंट्स हैं ये काफ़ी एग्रेसिव बनाए हुए हैं और काफ़ी हॉरिजॉन्टल लुक इसको दिया है। हालांकि जब इस गाड़ी को आप एकदम सामने से देखते हैं तो बहुत वाइड या बहुत स्क्वाट नहीं लगती है, थोड़ी सी वर्टिकल लगती है, लेकिन तो भी काफ़ी प्यारा सा इस गाड़ी का डिज़ाइन है। अब अगर आप इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात करें यानी इसके साइज़ की बात करें तो मैं आपको दो गाड़ियों के साथ इसका कंपैरिजन करके बताता हूँ कि कितनी बड़ी है। MG ZS और Hyundai Creta दोनों से ही ये गाड़ी ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा लंबी है और इसका व्हील बेस भी दोनों से कहीं ज़्यादा है। तो ये गाड़ी असल में काफ़ी बड़ी है। हालांकि इसकी हाइट जो है ये ZS और Creta दोनों से ज़रा कम है, लेकिन इसके साइज़ की अगर तुलना करना चाहते हैं आप तो ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, Creta से ज़्यादा बड़ी है। चलिए अब इसे ज़रा हम लोग साइड से देखते हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं उनमें ये 18 इंच व्हील्स जो हैं ये आपको ख़ास तौर पे लुभाएंगे। एकदम EV स्टाइल में ये डिज़ाइन है और 215 सेक्शन EV स्पेसिफिक टायर्स के साथ आते हैं। आगे और पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क्स मिलते हैं और चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिलेगा। BYD डिज़ाइन का यहाँ पर आपको लोगो नज़र आएगा। और अगर हम लोग फास्ट चार्जिंग की बात करें तो DC चार्जिंग से ये लगभग 50 मिनट्स के अंदर 80% तक चार्ज हो जाएगी और AC चार्जर पर इसे लगभग 10 घंटे लगेंगे। अब अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस को आप देखेंगे तो कंपनी के अनुसार यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm है, लेकिन मैंने इसे ख़राब रास्तों पर भी चलाया और ये किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देगी आपको। देखने में ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा लगता है लेकिन नंबर जो है वो ज़रा कम है। रूफ लाइन ज़रा स्लोपिंग है। यहाँ पर आपको रूफ रेल मिलते हैं, बहुत ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पर मिलती है। माउंटेड ब्लिंकर्स हैं। ग्रीन हाउस एरिया पूरा क्रोम से कवर्ड है। और एक ख़ास बात, जब आप डोर खोलते हैं तो जो डोर पैनल है नीचे तक जाता है और सिल्स को कवर करता है, यानी जब आप गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो आपकी ड्रेस खास तौर पे लेडीज़ के लिए ख़राब नहीं होगी। SUV की तरह जो क्लैडिंग है वो आपको चारों तरफ मिलती है। हालांकि यहाँ पर बॉडी कलर है और ये जो मोल्डिंग है ये आपको बीच में नज़र आएगी। एक और ख़ास चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर D पैनल पर जो इंसर्ट नज़र आ रहा है ये कुछ आपको ड्रैगन के जो स्केल्स होते हैं वैसा नज़र आएगा। तो जो ड्रैगन से इंस्पिरेशन ली गई है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। शार्क फिन एंटीना है यहाँ पर। ORVMs के ऊपर कैमराज माउंटेड हैं बेशक। और अगर पीछे से आप इसे देखेंगे तो आपको एक कनेक्टेड LED स्ट्रिप मिलेगी, उसके ऊपर क्रोम लाइनिंग। बिल्ड योर ड्रीम्स जैसा मैंने आपको बताया था। इसका जो स्पॉइलर है काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी पीछे तक आता है, इसे एक स्पोर्टी लुक देता है। और आगे की ही तरह जैसे मैंने आपको बताया था जो 4 एयर वेंट्स हैं उसी तरह की कुछ स्टाइलिंग यहाँ पर भी दी गई है। पीछे वाला कैमरा यहाँ पर है और नीचे आपको ये सैटिन सिल्वर की स्किड प्लेट्स मिलेंगी। पीछे की लाइटिंग भी पूरी तरह से LED है और ये भी आगे की तरह पूरी तरह से LED है। और यहाँ पर भी जो डिटेल्स हैं ये ड्रैगन से इंस्पिरेशन लिए हुए हैं।
एक ख़ास चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वो ये है कि ये DRL पूरी तरह से कनेक्टेड है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जो ब्लिंकर्स हैं वो स्वाइप आउट नहीं है, लेकिन पीछे आपको जो ब्लिंकर्स हैं वो स्वाइप आउट पैटर्न में मिलते हैं। अब एक ख़ास चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बूट है ये पावर्ड है और ये जो की यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे आप डबल प्रेस इस तरह से करेंगे तो जो बूट है ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और यहाँ पर आपको मिलता है काफ़ी अच्छा खासा स्पेस 440 लीटर्स का। इसे आप कंपेयर अगर करते हैं MG ZS के साथ तो वहाँ पर 8 लीटर्स ज़्यादा है, लेकिन क्रेटा से ये बूट स्पेस आपको ज़्यादा बड़ा मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सीट्स और ये जो इसका लोडिंग एरिया है इसे आप ऊपर भी कर सकते हैं ताकि ये जो पूरा लोडिंग एरिया है फ्लैट हो जाए। यहाँ पर ये जो आप लेज देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो फ्लोर है इसे आप ऊपर लेकर के आ सकते हैं और उसके बाद जब आप सीट्स को नीचे गिराते हैं तो ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है। ये यहाँ पर इल्यूमिनेशन है, लेकिन इस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। ये बटन है बंद करने के लिए और हम लोग जल्दी से इस गाड़ी का जो फ्रंट एरिया है, जो फ्रंट बे है, वो भी देख लेते हैं कि वहाँ पर इंजन के बजाय क्या है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रट्स नहीं है, यानी कि आपको इसे कुछ सहारा देना पड़ता है और यहाँ पर ये कंट्रोलर है, मोटर है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारा इंसुलेशन भी है। लेकिन ये जो गाड़ी है बहुत साइलेंटली चलती है और अंदर आपको किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं आती है। न सिर्फ इलेक्ट्रिक होने के कारण ये बहुत साइलेंट है, लेकिन यहाँ पर जो टायर्स हैं और जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है उसके कारण किसी तरह की रोड नॉइज़ या विंड नॉइज़ भी नहीं आती है। बहुत ही अच्छे से इंसुलेटेड ये गाड़ी है। इसके अलावा एक और बहुत ख़ास चीज़ जो इस गाड़ी में है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इसे लॉक कर रखा है और इसे आप ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बटन दबाना होगा और देखिए अभी ये गाड़ी ऑन हो गई है। अंदर अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन्स जो है वो चालू हो गई हैं और मैं इसे अनलॉक करके बताता हूँ आपको। ये देखिए स्क्रीन्स अंदर चालू हो गई हैं और ये गाड़ी मैंने ऑन कर दी है। इसी तरह से आप इसे ऑफ़ भी कर सकते हैं। इसी बटन को आपको दबाना होगा और ये देखिए अब ये गाड़ी जो है ऑफ़ हो गई है और अब मैं इसे लॉक कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको रिमोट की मिलती है, आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के पास जब आप आते हैं और ये बटन दबाते हैं तो डोर अनलॉक हो जाता है और फिर आपको देखने के लिए मिलेगा एक ऐसा डैशबोर्ड और एक ऐसा कैबिन जो आपने पहले शायद किसी गाड़ी में नहीं देखा होगा। चलिए हम लोग इस कैबिन को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए ये सीट हाइट आइडियल है, आपकी हाइट ज़्यादा हो या कम हो अंदर एंटर करना बहुत ही आसान है। और ये डोर पैनल जो आप देख रहे हैं बहुत ही खास है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। सबसे पहली चीज़, ये जो सारे मटेरियल्स हैं सारे सॉफ्ट टू टच हैं और ये मटेरियल जो है ये बहुत ही सॉफ्ट टू टच है और ये जो लाइन्स इस पर आप देख रहे हैं ये एक रिदमिक डिज़ाइन है, यानी कि संगीत से प्रेरणा लिए हुए है। पूरा डैशबोर्ड जो है म्यूज़िक से प्रेरणा लिए हुए है और यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये जो 3 स्ट्रिंग्स हैं ये गिटार के स्ट्रिंग्स की तरह हैं, आवाज़ भी वैसे ही करते हैं। यहाँ पर आप एक छोटा वाटर बॉटल डाल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर एक बड़ा बॉटल नहीं आएगा। एक और ख़ास चीज़ ये है एक स्पीकर जो कि 8 स्पीकर सिस्टम का एक पार्ट है और यहाँ पर 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग भी आपको नज़र आएगी एज अ रिम। और ये जो आप पैनल देख रहे हैं ये है लेवर टू अनलॉक द डोर। देखिए मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसे इस तरह से पुल करके आप डोर को ओपन करते हैं तो डोर पुल का काम भी यही करता है और ये इसे खास बना देता है। ये जो मटेरियल है ये भी सॉफ्ट टू टच है, तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के काफ़ी सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। ये देखिए ये जो डोर हैंडल का डिज़ाइन है ये भी सैटिन क्रोम में फिनिश्ड है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। फोल्डिंग मिरर्स हैं, साथ ही वन टच अप फंक्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है। बूट रिलीज़ का एक बटन यहाँ पर भी आपको मिलेगा और ये देखिए स्पीकर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पीकर के ऊपर भी जो स्क्रूज़ हैं ये काफ़ी अच्छे से, जिस तरह से गिटार के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं स्ट्रिंग्स के लिए वैसा इसे बनाया गया है। तो ये काफ़ी यूनिक सा डोर पैनल है। इसके बाद ये जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है ये भी देखिए कुछ क्रिस्टल के तरीके से बनाया गया है और जब आप इसे चालू करते हैं तो आपको एक म्यूज़िकल आवाज़ सुनाई देती है। 12.8 इंच का ये स्क्रीन है यहाँ पर और आप इसे रोटेट कर सकते हैं ये वाला सॉफ्ट टच बटन दबा करके या फिर ये वाला बटन दबा करके जो कि है स्टीयरिंग व्हील पर। इस बटन को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और इसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इसे आप किस किस चीज़ के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब इस डैशबोर्ड को देखिए, इस तरह का डैशबोर्ड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ये ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है ये कुछ इंडिगो ब्लू तरह से कलर किया हुआ है, पूरा सॉफ्ट टू टच मटीरियल है यहाँ पर। और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये भी बहुत सॉफ्ट टू टच है।
यहाँ पर अगर आप इसे ज़ोर से प्रेस करेंगे तो मेरे ख्याल से कुशनिंग ज़रा और ज़्यादा हो सकती थी, अंदर आप मेटल ईजिली महसूस कर सकते हैं। बट देखने में ये बहुत यूनिक और बहुत टेस्टफुली डन किया लगता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये म्यूज़िक से इंस्पिरेशन लिए हुए है। और अगर आप इन एसी वेंट्स की बात करेंगे तो ये एसी वेंट्स जिम में जो डंबल्स होते हैं उनसे इंस्पिरेशन लिए हुए हैं। अब अगर इन दोनों चीज़ों को साथ में लाया तो शायद आप इमेजिन करें कि जिम के अंदर म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन जो भी हो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो ड्राइव सेलेक्टर लेवर है ये भी खास है। यहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के लिए आप इसे आगे या पीछे कर सकते हैं। ये मूव नहीं करता है, एक ही जगह पर आप इसे आगे पीछे करते हैं। और पार्क में जाने के लिए आपको ये बटन इस तरह से प्रेस करना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, किसी तरह का कोई बटन नहीं है। वॉल्यूम्स के लिए, एसी के लिए कोई बटन यहाँ पे नहीं है। सारे कंट्रोल जो हैं वो स्क्रीन पर ही है। और ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। आपको हार्ड बटन्स अच्छे लगते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कुछ एसी के बटन्स यहाँ पर आपको ज़रूर मिलते हैं। ऑटो एसी, एसी ऑन ऑफ और डीफॉग का जो बटन है यहाँ पर है। और उसके अलावा यहाँ पर पार्किंग सेंसर का और जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका बटन, साथ ही ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर आपको मिलता है। ये जो है ये रीजन को स्ट्रॉन्ग या स्टैंडर्ड करने के लिए है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए तो आप इसे दबाइए और जब आप गाड़ी कोस्ट करेंगे तो तेज़ी से डेसेलरेट होगी ताकि बैटरी ज़्यादा अच्छे से चार्ज हो सके। यहाँ पर आपको 4 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट के साथ साथ ये एक चौथा डेडिकेटेड बटन आपको मिलेगा जो कि आपको स्नो मोड में लेके जाएगा। अगर ट्रैक्शन कम है तो आप ये बटन यूज़ करके स्नो मोड में जा सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलती है। 2 कप होल्डर्स मिलेंगे और ये काफ़ी डीप है। अगर आपको डेप्थ कम करनी है तो ये रिमूवेबल पैनल है और इसे आप डाल सकते हैं अंदर ताकि जो डेप्थ है वो ज़रा कम हो सके। और इसके साथ ही यहाँ पर ये मिलता है आपको बड़ा ही वाइड आर्मरेस्ट जिसके ऊपर सॉफ्ट टू टच रिब्ड मटेरियल है। देखने में और फील करने में काफ़ी अच्छा है। आप इसे ओपन कीजिए तो अंदर बहुत सारा स्पेस है आपके पास। और अगर आप स्टीयरिंग व्हील की भी बात करें तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक नहीं है। एक बड़ी ही क्यूट चीज़ यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगी वो है ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल। 5 इंच की स्क्रीन है और मुझे कुछ पुरानी गाड़ियों की अगर आप बात करें तो शेवरले बीट की याद दिलाती है। यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं और सारे फंक्शंस यहाँ से आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। और राइट में आपके पास जनरली जो ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल हैं और एडैस से रिलेटेड जो सारे फंक्शंस हैं वो आपको लेफ़्ट में मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लेन कीप असिस्ट और फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं गाड़ी चला रहा हूँगा। फिलहाल हम लोग जो सारी फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग भी मिलती है। और इस सनरूफ को अगर आप देखेंगे तो ये सनरूफ बहुत पीछे तक जाती है, प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ है। और इसके कंट्रोल्स भी बड़े खास हैं क्योंकि ये फेदर टच कंट्रोल है। बस एक बार ज़रा सा आपको इसे इस तरह से टच करना होता है और फिर जो ब्लाइंड है पूरा चला जाएगा पीछे। जहाँ भी रोकना है वहाँ पर आप इसे इस तरह से टच करके रोक सकते हैं। हम इसे पूरी तरह से पीछे जाने देंगे और फिर ग्लास को भी पीछे जाने देंगे। तो अगर आप इसे एक बार टच करेंगे तो वेंटिलेशन ऑन हो जाएगा, दूसरी बार टच करेंगे तो ग्लास एक लेवल तक पीछे जाएगा। और इसे अगर आपको और भी ज़्यादा पीछे लेना है, यानी पूरा पीछे लेना है, तो फिर आपको इसे एक बार और दबाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक एक ग्लास खुलेगा। काफ़ी अच्छी ओपनिंग है और इसे वापस लाने के लिए आपको इसे सिर्फ एक ही बार टच करने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लाइंड भी 1 टच वापस पूरे आगे तक आ जाएंगे। दोनों ही सनवाइजर्स पे आपको इल्यूमिनेशन मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM भी यहाँ पर आपको मिलता है। और सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं। यूरो NCAP में इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है, तो वहाँ पर भी इस गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी के हेडरेस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊपर तक जाते हैं। ये देखिए मेरे हेड से भी ऑलमोस्ट ऊपर तक जा रहे हैं और ऑलमोस्ट रूफ को टच करने जा रहे हैं, यानी कि सीट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से बनाई हुई हैं। यहाँ पर अगर आप सीट्स की बोल्स्टरिंग देखेंगे, शेप देखेंगे तो काफ़ी स्पोर्टी शेप है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और जनरली इस तरह की स्पोर्टी सीट्स आपको इस प्राइस सेगमेंट में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको दी गई है तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है और बीच में आपको ये कैविटी नज़र आएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको स्पोर्टी पाइपिंग मिलती है, रेड कलर की स्पोर्टी स्टिचिंग। यहाँ पर आपको परफोरेशंस भी नज़र आ रहे होंगे और साथ में जो स्पाइन है इसके अंदर भी आपको ये रेड कलर की स्पोर्टी स्टिचिंग नज़र आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर परफोरेशंस होने के बावजूद आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं, ये एक मिसिंग फीचर है यहाँ पर। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक सीट्स तो हैं लेकिन लंबार सपोर्ट नहीं है, तो ये भी एक मिसिंग फीचर है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों तरफ ही आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, आगे पीछे और रिक्लाइन एंगल के लिए और साथ ही सीट हाइट के लिए भी। लेकिन ड्राइवर साइड मेमोरी भी नहीं है, तो ये भी एक मिसिंग फीचर है। यहाँ पर ड्राइवर साइड मेमोरी भी
हो सकती थी। अब एक चीज़ याद रखिए, हालांकि ड्राइवर पैसेंजर सीट दोनों ही इलेक्ट्रिक है, लेकिन पैसेंजर सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है, जो कि फेयर पॉइंट है। मेरे ख्याल से उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है। हालांकि आप एक एसयूवी की तरह बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बैठते हैं, लेकिन विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर आप एक ख़ास चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो 360 डिग्री कैमरा है उसे आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये कैमरा बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट तक जितने भी कैमराज हैं उनमें ये सबसे ज़बरदस्त कैमरा है। और देखिए यहाँ पर आप जब रिवर्स में जाते हैं तब आपको क्या क्या मोड्स मिलते हैं। ये अभी रियर व्यू आप देख रहे होंगे, और ये 360 डिग्री व्यू है। इसमें आप अगर ये बटन दबाएंगे तो आपको गाड़ी के नीचे वाला जो पार्ट है वो भी नज़र आएगा, तो गाड़ी को एक तरह से ट्रांसपेरेंट कर देता है। गाइडलाइंस यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर मैं इसे ड्राइव में डालता हूँ तो मुझे ये सब मोड्स मुझे ये सब मोड्स नज़र आएंगे। अब आपको इस गाड़ी का अगर प्रोजेक्शन देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे व्यूज़ हैं। तो देखिए ये मेरा फ्रंट व्यू है, ये मेरा रियर व्यू है, ये मेरा लेफ़्ट व्यू है, ये मेरा राइट व्यू है। और राइट और लेफ़्ट व्यू में आपको व्हील्स भी नज़र आएंगे। साथ ही ये वाइड फ्रंट, ये वाइड रियर, और ये है लेफ़्ट और राइट दोनों, जहाँ पर आपको दोनों ही व्हील्स नज़र आएंगे। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री कैमरा है, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप सिस्टम की भी बात करें तो ये काफ़ी अच्छा टच रेस्पॉन्सिव सिस्टम है। कैमरा का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। और अगर मैं कैमरा से बाहर निकलता हूँ तो इसका टच रिस्पॉन्स जो है आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छा टच रिस्पॉन्स है इसका। यहाँ पर आपके पास एक ख़ास ऑप्शन है, अगर आप कैमरा में जाते हैं तो यहाँ पर आप फ़ोटो खींच सकते हैं और साथ ही वीडियो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वापस जाएंगे तो इसे आप ड्राइविंग रिकॉर्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसे एक डैश कैम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैमरा की कैपेबिलिटीज़ हैं ये बहुत अच्छी हैं, और मुझे ये फ़ीचर इसका बहुत पसंद आया। 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम है, काफ़ी अच्छा ऑडियो सिस्टम है। इसे मैंने बजा करके देखा और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ऑडियो में अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। हाई-फाई रूम ऑप्शन, लाइव स्टेज ऑप्शन, और इसे आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इसे ऑन रखें, बिकॉज़ इससे ऑडियो क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप डी पायलट के अंदर जाएंगे तो आपको एक्टिव सेफ्टी के जो सारे ऑप्शंस हैं उसके लिए सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगे, और आप जो यहाँ पर एडैस रिलेटेड फीचर्स हैं उन्हें ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो प्रेडिक्टिव कोलिजन वार्निंग जो है उसे आप ऑफ़ कर सकते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग को आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डेसेंट कंट्रोल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह से आप लेन सपोर्ट सिस्टम और हाई बीम असिस्ट को भी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। डी लिंक जो है ये आपका जो इंफोटेनमेंट है उसे कंट्रोल करता है। और इंफोटेनमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर आपको एक, ये देखिए नीचे आपको एक माइक्रो SD कार्ड भी नज़र आ रहा होगा। इसके थ्रू भी आप मीडिया प्ले कर सकते हैं, या फिर USB में डाल करके भी आप मीडिया प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत सारी फीचर्स हैं। व्हीकल सेटिंग्स के अंदर जाकर के आप एम्बियंट लाइटिंग चूज़ कर सकते हैं, जहां आपको 64 कलर्स मिलते हैं। और एम्बियंट लाइटिंग आप पूरे व्हीकल में, या सिर्फ फ्रंट में, या फिर सिर्फ रियर में, डायनामिक कलर्स के साथ, डायनामिक म्यूज़िक के साथ, बहुत सारी चीज़ें आप एम्बियंट लाइटिंग के साथ कर सकते हैं। और एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर एक बड़ी ही ख़ास बात है। न्यू एनर्जी के अंदर आपको गाड़ी की जो बैटरी है उसका स्टेटस पता चलेगा, और बैटरी चार्ज हो रही है या फिर बैटरी ड्रेन हो रही है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके अलावा जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे ही। ये स्क्रीन जो है ये जनरली जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल होता है उसमें ज़्यादा बड़े डिजिटल स्क्रीन्स आ रहे हैं आजकल, तो उस हिसाब से ये एक डाउनग्रेड समझ सकते हैं। लेकिन ये जो है ये बाइक्स का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल होता है उससे इंस्पिरेशन लिए हुए है। AC यहाँ पर सिंगल जोन है, यानी कि पूरी कार के लिए एक ही जोन है। सामने भी आपको 2 जोन नहीं मिलेंगे, और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी अलग से जोन नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक मिसिंग फीचर है। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया, हो सकते थे। इसके अलावा अगर मैं विश लिस्ट की ही बात करूँ तो हीटेड मिरर्स हो सकते हैं, ड्राइवर साइड मेमोरी भी हो सकती थी। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फ़ीचर्स के मामले में यहाँ पर मैं शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं।
ओवरऑल जब आप यहाँ पे बैठते हैं तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप किसी प्रीमियम कार में बैठे हैं, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये लगता है कि आप किसी अलग गाड़ी में बैठे हैं। इस तरह का इंटीरियर मैंने बहुत वक्त से किसी और गाड़ी में नहीं देखा है। जनरली आपको कुछ अलग डिज़ाइन ज़रूर मिलता है इंटीरियर में, लेकिन एक टोटली डिफरेंट टेक जिसे बोलते हैं वो मुझे यहाँ पर इस गाड़ी में देखने को मिला, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। न सिर्फ ये देखने में अलग है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो व्हील बेस है ये काफ़ी लंबा है, और ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है। अब देखिए, स्टोरेज स्पेसेस की अगर हम बात करें तो बॉटल होल्डर यहाँ पर छोटा है, ये एक कमी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे स्पेसेस हैं। जो आर्मरेस्ट के नीचे वाला स्पेस था मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा कप होल्डर्स बड़े हैं, वायरलेस जो चार्जिंग है वो वाला स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा एक ग्लव बॉक्स भी अच्छे खासे साइज़ का है। और इसके अलावा अगर आप ये नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा स्पेस आपके पास मौजूद है। तो आगे स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी सारे हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल ये गाड़ी है। तो अब हम लोग ज़रा पीछे भी चल के देखते हैं कि यहाँ पर पीछे स्पेस कितना है और पीछे क्या क्या खास फीचर्स आपको मिलते हैं। अब देखिए, एंट्री यहाँ से भी काफ़ी इजी है, और यहाँ पे भी सारे सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स हैं, और जो आपने सिस्टम आगे देखा था वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह का डोर हैंडल है, तो आगे वाला थीम ही पीछे है, और यहाँ पर भी बहुत बड़ी वाटर बॉटल के लिए जगह नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो शायद एक बड़ी वाटर बॉटल घुसाने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये आइडियल नहीं है। अब अगर आप नी रूम और लेग रूम की बात करें तो देखिए, यहाँ पर नीचे स्पेस है, तो आप अपने फुट को थोड़ा इधर उधर मूव कर सकते हैं। नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। हेड रूम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपकी हाइट 6 फुट या उससे ज़्यादा है तो शायद आपका हेड ऊपर ब्रश भी करेगा, लेकिन मेरी हाइट के लिए सफिशिएंट है। अब थाई सपोर्ट जो है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि रूफ हाइट नीची होने के कारण शायद इन्होंने बेंच की जो हाइट है ये ज़्यादा ऊपर नहीं रखी है, और इसके लिए जो आइडियल सपोर्ट होता है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो अगर ये बेंच की हाइट ज़रा और ऊपर होती तो सपोर्ट ज़रा और आपको थाई पे ज़्यादा अच्छा मिलता। दूसरी बात, यहाँ पर आपको रिक्लाइन फंक्शन नहीं मिलता है। अगर रिक्लाइन फंक्शन होता है यहाँ पर तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि जो डिफ़ॉल्ट रिक्लाइन एंगल है ये अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थाई सपोर्ट की जो लेंथ है ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये हाइट ज़रा और बेहतर हो सकती थी। बट नी रूम लेग रूम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और ख़ास बात जो है यहाँ पर वो ये है कि ये जो फ्लोर है ये पूरी तरह से फ्लैट है, तो यहाँ पर 3 लोगों को आप बिठा सकते हैं। काफ़ी वाइड गाड़ी है, तो 3 लोग यहाँ पर एक्चुअली बैठ सकते हैं, और ये 3 लोगों को बिठाने के लिए आपको एक एडिशनल हेडरेस्ट भी दिया है, और साथ ही एडिशनल सीट बेल्ट भी यहाँ पर आपको मिलती है। साथ ही आपको मिलता है ये वाइड आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ, जो कि एडजस्टेबल है, और एसी वेंट्स, बट यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। एक नॉर्मल और एक यूएसबी सॉकेट, BYD डिज़ाइन की ब्रांडिंग, और कुछ स्पेस जहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना वॉलेट या सेलफोन। यहाँ पर ये मैगज़ीन होल्डर्स और ये सेलफोन होल्डर्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर ये यहाँ नहीं होते तो इस सीट को स्कूप आउट करके और भी ज़्यादा नी रूम निकाला जा सकता था। ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जो सनरूफ है देखिए कितना पीछे तक आती है, और ये अगर आपने खोल रखा है तो आपको बहुत ही खुला खुला आभास देती है। साथ ही ये जो रीडिंग लाइट्स हैं ये फेदर टच है। अभी दरवाज़ा खुला है इसलिए बंद नहीं हो रही है, लेकिन जब दरवाज़ा बंद होता है तो ये 1 टच रीडिंग लाइट्स हैं। इसके साथ ही ये सीट 60-40 स्प्लिट भी हैं, और यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं। स्पेस की कोई कमी नहीं है। 3 लोग अब्रेस्ट यहाँ पर बैठ सकते हैं मीडियम जर्नीज़ के लिए। लॉन्ग जर्नीज़ के लिए नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा स्पेस है। पीछे आप 3 लोगों को एक्चुअली बिठा सकते हैं, और इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ही कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर ये सीट हाइट ज़रा और होती तो और ज़्यादा कंफर्टेबल। चलो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की, जो कि है परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, राइड। और सबसे पहली बात जो आपको जाननी है यहाँ पर वो है इस गाड़ी के बैटरी पैक के बारे में। और ब्लेड बैटरी जो है यहाँ पर ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड बैटरी पैक्स में से एक है। ये कंपनी खुद के बैटरी पैक्स बनाती है, और जो ब्लेड बैटरी है वहाँ पर नेल पियर्सिंग टेस्ट करके रखा है कंपनी ने। यानी कि अगर आप इस बैटरी के अंदर सीधी एक कील भी डाल देते हैं तो भी इस बैटरी को कुछ नहीं होगा। और इस टेस्ट को माउंट एवरेस्ट ऑफ बैटरी सेफ्टी टेस्ट कहते हैं, यानी कि ये एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। तो सेफ्टी के मामले में ब्लेड बैटरी जो है यहाँ पर ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट बैटरीज में से एक है। अब हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की पावर की, और यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड बैटरी पैक है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 60.48 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिलता है, और अगर आप इसे MG ZS के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर लगभग 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। तो बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है।
ARAI सर्टिफाइड रेंज इस गाड़ी की 521 किलोमीटर्स की है और जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है वो 480 किलोमीटर्स कहता है। रियल वर्ल्ड में मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ये गाड़ी ईजिली 400 किलोमीटर्स चलेगी, उससे 1 किलोमीटर कम नहीं चलेगी। और इससे क्या होगा कि जो रेंज एंग्जाइटी है वो आपकी कम हो जाएगी। जनरली हम लोग जो लो रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके साथ हमारी एक रेंज एंग्जाइटी होती है कि चार्ज कहीं ख़त्म ना हो जाए, लेकिन कितनी बार आप किसी गाड़ी को 400 किलोमीटर एक दिन में चलाते हैं। स्पेशली अगर आप इसे सिटी में यूज़ करने वाले हैं तो बिना किसी टेंशन के आप इसे हफ्तों यूज़ कर सकते हैं। तो उस लिहाज से रेंज जो है यहाँ पर बहुत अच्छी है और ये अभी भी मुझे 365 की रेंज दिखा रहा है। बैटरी चार्ज जो है 76% पे आ गया है। मैं सुबह से इस गाड़ी को चला रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छी रेंज देती है। ये 400 से ज़्यादा भी जाएगी लेकिन 400 से कम ये गाड़ी नहीं जाएगी। तो रेंज इस गाड़ी की एक बहुत बड़ी खासियत है। ये जो पूरा स्टैक है ये इन हाउस डेवलप्ड है BYD के द्वारा। बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक ही मॉड्यूल के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं और अपनी तरह का अकेला सिस्टम है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो पावर आउटपुट मिलता है वो भी बहुत अच्छा है, कंपेरेबल टू द बेस्ट इन क्लास। यहाँ पर आपको 201 HP की पीक पावर और 310 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। 0 to 100 ये गाड़ी जाती है सिर्फ 7.3 सेकेंड्स में। और अगर आप इसे कंपेयर करें ZS के साथ तो वहाँ पर आपको 0 to 100 एक्सेलरेशन मिलता है 8.5 सेकेंड्स का। इनफैक्ट अगर आप इसे EV6 जो कि ज़्यादा प्रीमियम 66 लाख रुपीज़ की कार है उसके साथ में भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो पावर है वो काफ़ी कंपेरेबल है। यहाँ पर 201, वहाँ पर 229, यहाँ पर 310 न्यूटन मीटर्स, वहाँ पर 350 न्यूटन मीटर्स। हालांकि वहाँ पर एक्सेलरेशन 5.2 सेकंड के साथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप रेंज और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन देखें ख़ास तौर पर प्राइस के लिहाज से तो यहाँ पर वैल्यू आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये वैल्यू टर्म्स में सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड गाड़ी है और उस लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। राइड क्वालिटी बहुत ही कंफर्टेबल है। ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी राइड क्वालिटी नहीं है, एब्जॉर्बेंट सॉफ्ट कंफर्टेबल राइड क्वालिटी यहाँ पर दी गई है। और अगर आप ख़राब रास्तों पर भी चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीयरिंग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील नहीं है। स्टीयरिंग में और ज़्यादा स्पोर्टीनेस हो सकती थी, ज़्यादा फील हो सकता था। हालांकि आप कंफर्ट और स्पोर्ट मोड्स में से चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे। और कंफर्ट मोड में स्टीयरिंग ज़रा लाइट हो जाता है, स्पोर्ट में ज़रा वेट आ जाता है, लेकिन तो भी आर्टिफिशियल लगता है, अननेचुरली हैवी लगता है। और अगर आप एक स्पोर्टी ड्राइव चाह रहे हैं, घुमावों पर बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली चलाना चाहते हैं तो ज़रा फील की यहाँ पर कमी है। हालांकि जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जब आप इसे स्टैंड स्टिल से भी एकदम तेज़ी से एक्सेलरेट करते हैं तो व्हील स्पिन नहीं होता है। टायर्स बहुत अच्छे हैं, इंसुलेशन बहुत अच्छा है। इवन वेट रोड्स पर जब मैं आज इसे बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहा था तो व्हील स्पिन जो है बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट होती है, बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। तो पावर जो है सड़क पे बहुत अच्छे से ये गाड़ी पुट डाउन करती है। हालांकि ज़रा टॉर्क स्टीयर है जब आप इसे कॉर्नर्स पे घुमाते हैं। तो जनरली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्पोर्टी हैंडलिंग चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है ये गाड़ी, लेकिन जो कंफर्ट है, जो स्टेबिलिटी है, जो एक रिफाइंड फील है इस गाड़ी में वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आप ADAS फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सारे एडवांस्ड ADAS फीचर्स जो हैं आपको मिलते हैं। लेन कीप असिस्ट मिलता है, उसके साथ ही साथ इंटरवेंशन भी मिलता है अगर ये गाड़ी लेन से वेयर ऑफ हो रही है तो। फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम है, फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिलता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक ब्रेकिंग भी मिलती है। और इसके साथ ही साथ आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। अगर आप गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको वार्निंग मिलती है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, आपके सामने अगर कोई गाड़ी जा रही है तो ये गाड़ी उसे फॉलो करती जाएगी। तो ये जो सारे नए एडवांस्ड ADAS लेवल 2 फीचर्स हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं और आप काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और फॉर 34 लाख रुपीज़ आई थिंक इस तरह के सारे फीचर्स विद अ वेरी वेरी केपेबल बैटरी पैक, वेरी गुड परफॉर्मेंस। अंदर अगर आप स्पेस देखें, फीचर्स देखें, जो इक्विपमेंट यहाँ पर मिल रहा है आपको, उस लिहाज से मुझे ये पूरा पैकेज बहुत अच्छा लगा। इन अ नटशेल बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही प्रीमियम फील आएगी आपको यहाँ पर। रेंज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्पोर्टी हैंडलिंग नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें और एक प्रीमियम फील, प्लस फील की बात करें तो वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेगी। अब देखिए बाकी सब फीचर्स के अलावा हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि ये लेन्स को किस तरह से पड़ता है। और जब आप स्टीयरिंग को छोड़ देते हैं ज़्यादा वक्त के लिए तो जो अभी आपको वार्निंग सुनाई दी वो वार्निंग सुनाई देगी अगर आप कुछ वक्त तक स्टीयरिंग को छोड़ देते हैं तो। और ये बहुत ज़्यादा क्लियरली मार्क्ड लेन्स नहीं है, लेकिन ये इसे आराम से पड़ रहा है। और मैंने इसे अभी 30 किलोमीटर्स की एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल पे डाला है। मैं स्पीड बढ़ा करके 45 कर देता हूँ। सामने एक बाइक चल रही है और देखते हैं क्या करती है ये गाड़ी। देखिए ये ऑटोमेटिकली ब्रेक कर रही है
और ये चाहती है कि मैं स्टीयरिंग को होल्ड करके रखूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हालांकि लेन्स बहुत ज़्यादा क्लियरली मार्क नहीं है, लेकिन ये गाड़ी उन्हें पढ़ पा रही है और लेन्स के सेंटर में चल रही है। जब ये लेन्स पढ़ रही होती है तो ये ग्रीन नज़र आएगा आपको, और जब ये लेन्स को नहीं पढ़ रही होती है तो ये जो आइकॉन है ये ग्रे हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर लेन्स मिट गई हैं और ये अब ग्रे हो गया है। तो लेन कीप असिस्ट को यूज़ करते वक्त ध्यान रखें कि इसे प्रॉपरली मार्क्ड जगहों पर ही यूज़ करें। जहाँ पर प्रॉपरली लेन्स मार्क नहीं है वहाँ यूज़ मत करें, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है और आप गाड़ी पे रिलाय करेंगे कि गाड़ी आपको सुरक्षित रखेगी, लेकिन हो सकता है कि गाड़ी आपको सुरक्षित ना रखे। तो इसे प्रॉपरली मार्क्ड हाईवे पर ही यूज़ करें। 4 कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल है, रेड, ब्लू, ग्रे और वाइट। एक ही वेरिएंट है फिलहाल, बाद में और भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। 34 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इसकी कीमत है। और अगर आप इसे कंपेयर करें कुछ और गाड़ियों से, तो मैं एक सेगमेंट नीचे और एक सेगमेंट ऊपर वाली गाड़ियों से इसे कंपेयर करता हूँ। ZS जो है वो 28 लाख रुपीज़ तक की आती है, और अगर आप EV6 जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन गाड़ी है, सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी है, वो 65 लाख रुपीज़ तक जाती है। अब अगर आप इस गाड़ी की रेंज देखें तो बहुत ज़बरदस्त रेंज है। रियल लाइफ में आपको 400 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको 8 साल की बैटरी वारंटी मिलती है 1.6 लाख किलोमीटर्स के साथ। और अगर आप प्रोडक्ट वारंटी की भी बात करें तो अप टू 6 ईयर्स 1.5 लाख किलोमीटर्स की प्रोडक्ट वारंटी भी मिलती है। तो BYD ने ये कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीस ऑफ माइंड दे। और प्राइसिंग की भी अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से जिस तरह की फीचर्स हैं यहाँ पे, जो इसका साइज़ है, जो बैटरी कैपेसिटी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से ये प्राइसिंग बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। मुझे ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई। कोई भी ऐसी मेंशनेबल खामी मुझे इस गाड़ी में नज़र नहीं आई है। हालांकि अगर आपको एक प्रॉपर मस्कुलर SUV चाहिए तो इसका जो लुक है ये ज़रा सॉफ्ट है, वो एक इशू ऐसी है जो आप शायद अपने पर्सनल टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें वैल्यू मिली, तो लाइक ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पे भी हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप एक ऑटो एंथुसियास्ट हैं। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार तक के लिए अलविदा।